तो दोस्तों यूजीसी नेट का जो सिलेबस आप कवर कर रहे हैं उसमें अब हम जो टॉपिक है उसमें हम आपको मुद्रा गुणक, मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जमा गुणक, क्रेडिट गुणक और करेंसी गुणक के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको मुद्रा गुणक, और अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को समझाऊंगा मनी मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में हम मुद्रा गुणक कहते हैं। तो काफी डिटेल में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ यूजी पीजी के साथ साथ यूजीसी नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे कोर्स जो हैं यूजी के, पीजी के, यूजीसी नेट के, पीजीटी इकोनॉमिक्स के, यूपीएससी के हमने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, जो कि आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें ये मिल जाएंगे। तो हमने इंग्लिश जो वर्जन है वो ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। अब हम हिंदी में आपको सारा का सारा कोर्स कंटेंट तैयार करा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप के अंदर आपको PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। अब टॉपिक हमें क्या क्या समझाएगा, कैसे कैसे हम इस कंटेंट को करेंगे, वो सारा का सारा हम आपको बताएंगे। तो देखिए मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, पहले हम फार्मूले पे आ जाते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है M = H, M = M/H। तो M का मतलब यहाँ पे मुद्रा गुणक से है, M का मतलब मुद्रा की पूर्ति से है, H का मतलब है उच्च शक्ति मुद्रा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, देखिए सरकार जो है भारत की केंद्रीय बैंक के माध्यम से नोट जारी करती है। तो मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक ने 1 लाख रुपए के नए नोट जारी किए, 1 लाख रुपए के नए नोट जारी किए। तो इसे कहते हैं मौद्रिक बेस, मौद्रिक हिंदी में क्या बोलेंगे, मौद्रिक आधार, मॉनेटरी बेस। यानी कि RBI, यानी कि आप क्या करते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक ने 1 लाख रुपए के नए नोट जारी किए। 1 लाख रुपए के नए नोट क्यों जारी किए, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट को लगे कि देश में पैसे की मुद्रा की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस 1 लाख रुपए से देश के अंदर कितनी मुद्रा की नई आपूर्ति आएगी। तो मान लीजिए देश में नई मुद्रा की आपूर्ति 5 लाख रुपए आ गई, 5 लाख रुपए की नई मुद्रा की पूर्ति आ गई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने देखिए यहाँ पे 5 लाख लिया है, आप 500 ले लीजिएगा, चलिए यही 100 हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि 100 रुपए की नई करेंसी छापने की वजह से 500 रुपए की नई मुद्रा आ गई अर्थव्यवस्था में। तो इस केस में जो मनी मल्टीप्लायर होगा, यानी कि कितने रुपए की मनी आ गई, 500 रुपए की नई मुद्रा आ गई, मनी सप्लाई आ गई, केवल 100 रुपए की नोट छापने की वजह से। तो इस केस में मनी मल्टीप्लायर जो होगा वो 5 होगा। तो बच्चों इस पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मात्र 100 रुपए की मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की मॉनेटरी बेस, यानी कि नए नोट छापने की वजह से या नई मनी की सप्लाई करने की वजह से किस तरीके से अर्थव्यवस्था में 500 रुपए की नई मुद्रा आ जाती है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसा बैंक में या जो पैसा मार्केट में है, अर्थव्यवस्था में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, या कोई मुझसे पूछे कि सर अभी आपके पास कितने पैसे हैं, तो अभी का क्या मतलब है आपका, पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा। अभी के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला जो मेरी जेब में हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए मेरी जेब में 500 रुपीज़ है। दूसरा वो पैसा भी तो मेरा है जो मेरा बैंक के अंदर जमा रखा हुआ है। कौन सा जमा, मांग जमा। अगर मैंने FD करा रखा है तो वो किसी ना किसी जगह निवेश हो रहा होगा। मांग जमा वो है जिसे मैं जब चाहे तब निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरा अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मुद्रा की जो पूर्ति हुई वो हुई 1 लाख और 500 रुपए। लेकिन वास्तव में जो 1 लाख रुपए है वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कर रखा होगा, वास्तव में वो केवल अकाउंट में एक डिजिट के रूप फॉर्म में ही उपलब्ध होंगे, वास्तव में वो पैसा किसी और के पास होगा। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में जो 500 रुपए का जो नोट है वो डिपॉजिट के रूप में कई लोगों के हाथों में घूमते हैं, कई लोगों के अकाउंट में घूमता रहता है, जिसको कि हम मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मौद्रिक आधार में वृद्धि के कारण, यानी कि मौद्रिक आधार में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि का अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है, या मौद्रिक आधार
या आप सिंपल शब्दों में भी ये कह सकते हो कि मौद्रिक आधार तथा मुद्रा की पूर्ति का अनुपात, सिंपल वर्डों में ये भी कह सकते हो। ये तो हमने परिवर्तन के फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। मौद्रिक आधार और मुद्रा की पूर्ति का अनुपात जो है वो मुद्रा गुणक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपए की मुद्रा है टोटल, और जिसकी वजह से 500 की मनी सप्लाई हो रही है, तो मनी मल्टीप्लायर जो होगा वो 5 होगा। अब यहाँ पे बच्चों दो वर्ड बार बार आ रहे हैं, एक तो मौद्रिक आधार जिसको हम उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, दूसरा हम समझ लेते हैं मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, और फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो फार्मूला है वो डेरिवेट होता है, और उस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो मैथ, यानी कि क्या उसके इंप्लीकेशन हो सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो बच्चे देखिए, जब कोई जैसे मान लीजिए मौद्रिक आधार का बोलते हैं एच या एमबी, तो इसका मतलब होता है, एच का मतलब होता है सी, यानी कि वो पैसा जो जनता के पास है करेंसी के रूप में, और प्लस रिजर्व के रूप में जो पैसा रखा हुआ है, यानी कि रिजर्व के रूप में जो पैसा है वो भी क्या है, होल्ड होगा। यानी कि जो सेंट्रल बैंकों के पास रिजर्व है, चाहे उन्होंने वो रिजर्व आरबीआई के पास जमा करा दिया हो, चाहे उन्होंने खुद अपने पास रखा हो। और करेंसी, यानी कि ये जो टोटल है ये कहलाती है हाई पावर मनी, यानी कि ये वो मुद्रा होती है जिसको आरबीआई वास्तव में जारी करती है। तो किस किस के पास वो पैसा हो सकता है, या तो बैंकों, और किसके पास हो सकता है आप सोच के बताओ, या तो लोगों के पास होगा या बैंकों के पास होगा, और किसके पास पैसा होगा भाई, जो आरबीआई ने इशू किया है, इसके अलावा तो कोई और होता ही नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास पैसा जमा होगा उसको बोलते हैं सी, यानी कि करेंसी, और आर यानी कि जो रिजर्व है। तो रिजर्व भी दो तरीके के होते हैं, एक तो केंद्रीय बैंक जो अपने पास केंद्रीय बैंक के पास जमा कराती है, कमर्शियल बैंक जिसको रक्षित रिजर्व बोलते हैं, और दूसरा होता है जो खुद अपने पास रख लेती है, ताकि मान लीजिए कभी आकाश में कोई घटना घट जाए, कभी कोई ज़्यादा पैसा निकालने के लिए आ जाए, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है। तो इसका मतलब हाई पावर मनी के दो हिस्से हो गए, हाई पावर मनी या उच्च शक्ति मुद्रा या मौद्रिक आधार, दोनों का मतलब एक ही है। इसके तीन हो गए ना, करेंसी यानी कि जो लोगों के पास पैसा जमा है, आरआर का मतलब जो रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा है, एक्स्ट्रा ईआर का मतलब जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारे एच का मतलब होता है। मुद्रा की पूर्ति, जैसा कि हमने आपको बताया, मुद्रा की पूर्ति का मतलब है बैंकों में मांग जमा। देखिए, मांग जमा और रिजर्व अलग अलग चीजें हैं। मांग जमा का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास केवल 500 रुपए हैं, तो ये मेरे पास रिजर्व है, और मांगने वाले मुझसे 50 लाख मांगना चाह रहे हैं, है ना, तो वो मेरा है मांग जमा। तो मांग जमा जो होती है उसको बोलते हैं डी, और ये डी, और जो करेंसी है वो सी होता है। तो इस तरीके से बच्चों मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसको बोलते हैं एम इक्वल टू सी प्लस डी, ये आप याद रखिएगा। तो अब हम देखिए मुद्रा मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला बच्चों के लिए डेरिवेट करके दिखाते हैं। हमारा फार्मूला है एम इक्वल टू एम अपॉन एच। तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, सी प्लस डी अपॉन सी प्लस, ये लिख लेते हैं ये वाला, आर आर प्लस ई आर, ठीक है। ये हमारा हो गया एक, आपके सिंपल शब्दों में कह सकते हो तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर हम डेल्टा से डी से भाग कर दें तो हमें एक अनुपात मिल जाएगा। अनुपात कैसे मिलेगा, देखिए एम स्मॉल एम अपॉन एच, एक ही बात है। क्या अनुपात मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं, कंफ्यूजन करेगा ये आपको, सी अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी प्लस आर अपॉन डी प्लस ई आर अपॉन डी। तो यहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सी अपॉन डी इसका मतलब होता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, ठीक है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, इसको हम सीडी से बोलते हैं, यानी कि नगद और जमा का अनुपात, ठीक है। यहां पे देखिए मैंने कहीं लिखा होगा, हाँ ये रहा, नगद जमा अनुपात सीडी, ठीक है, सीडी होता है ये, और डी से कैंसिल हो गया। आर अपॉन डी का मतलब होता है आरडी, आरडी का मतलब क्या होता है, ये लिखिए, सॉरी आरआर का मतलब होता है रिजर्व जमा अनुपात। रिजर्व अनुपात की जगह हम इसको रिजर्व जमा अनुपात भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिजर्व जमा अनुपात या रिजर्व अनुपात ही बोल देते हैं इसको। और ईडी का मतलब होता है अतिरिक्त रिजर्व अनुपात, ई डी को बोलते हैं ई आर अपॉन डी को,
यानी कि ये प्रोपोर्शन में आ गए, कितना परसेंटेज में आ गए ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम ये मान लें कि जो हमारी CD है, मान लीजिए वो 0.2 है मान लीजिए, और RR जो है मान लीजिए ये 0.2 है, सर ये 0.25 मान लिया, ये 0.20 मान लिया, और ED जो है मान लीजिए 0.05 हो गया। ओके बच्चों, तो इस केस में हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M इक्वल टू ये CD की जगह 1, ये कट गया सॉरी, प्लस CD, ठीक है, CD प्लस R प्लस ED, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया जो मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला हुआ। सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला कैसे बना, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला है। अगर हम ये मान लें कि किसी भी तरीके का कैश नहीं रखा जाता, हर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के माध्यम से होता है, तो इसका मतलब CD को अगर हम 0 मान लें तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M इक्वल टू 1 अपॉन RR प्लस ED। और अगर हम ये भी मान लें, मान लीजिए ये अगर हम मान लें कि किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं होता है मान लीजिए, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन RR। यानी कि ये भी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सही है, ये भी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सही है, और ये भी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सही है। डिपेंड करता है कि आप क्या अजम्पशन लेके चल रहे हो। तो इसमें हम ये मान रहे हैं CD 0 का मतलब है कि किसी भी तरीके का कैश होल्डिंग नहीं होती है, ED 0 का मतलब है किसी भी तरीके का डिपॉजिट 0 नहीं होता, RR कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए ये 3 फार्मूले हम बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो बच्चों वैल्यू पुट करने की बारी आए तो देखिए आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ आपको, वो आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी जगह का इशू है, ठीक है। 1 प्लस ये देखिए ये वाली वैल्यू 0.25 अपॉन, यहाँ पे आप लिखेंगे 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.05। तो इस तरीके से जो मनी मल्टीप्लायर होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा, आप करके देख लीजिएगा, लगभग 2.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ये मान लें, अगर इन सब सिचुएशन को हम मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी 100 रुपए की वृद्धि होती है तो 250 रुपए की वृद्धि होगी। मैं इसको 250 लिख देता हूं आपकी खुशी के लिए, ठीक है, इसको हम 250 लिख देते हैं। तो ये जो है हमारी वैल्यू, ये 2.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी CD जो है वो 0.25 है, RR अगर 0.20 है, ED अगर 0.25 है, और मॉनेटरी बेस में अगर हम वृद्धि करते हैं कितने रुपए की, 100 करोड़ की, तो जो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसके फार्मूले में आ गया ना, यहां पे इसका पूरा फार्मूला लिख देता हूं मैं, चलो आप कहते हो तो M इक्वल टू, ठीक है, कितनी मनी, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, M इक्वल टू 1 प्लस CD प्लस RR प्लस ED इंटू H। तो इससे बच्चों हमें पता चल जाएगा कि मनी सप्लाई कितनी है, ठीक है। मनी सप्लाई का मतलब आप कितनी मनी सप्लाई आप कर रहे हो, इस वाले फॉर्मूले से डिपेंड कर जाएगा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा गया है कि मुद्रा की पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है उसके पता चलता है कि एक तो ये करता है H, दूसरा करता है RR। दो इसलिए मैंने बोला इसको क्योंकि ये दोनों के दोनों केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के आधार पर डिसाइड होते हैं। अगर केंद्रीय बैंक अपनी विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का मतलब है कि मौद्रिक आधार को वो बढ़ाएगा और रिजर्व अनुपात को घटाएगा, और अगर संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाता है तो इसका मतलब मौद्रिक आधार को घटाएगा और रिजर्व अनुपात को बढ़ाएगा। तो यहां पर बच्चों आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मौद्रिक बेस बढ़ता है तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, और अगर RR बढ़ता है तो मनी सप्लाई घट जाएगी। तो और RR और मॉनेटरी बेस किस पर डिपेंड करता है, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर। अगर हम बात करें बच्चों ED की, तो ED जब बढ़ेगा तो जो मनी सप्लाई है वो घट जाएगी, ठीक है। और
आप कितना पैसा जो बैंक है वो अपने पास रिजर्व रखेंगी, वो डिपेंड करता है बाजार में क्या रेट चल रहा है इंटरेस्ट का। नकदी का आहरण में कितना जोखिम है, यानी कि कितने % लोग नकदी निकालने में इच्छुक हैं, लोग कितने ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, और उधार पर ब्याज क्या है, क्योंकि बैंकों को भी ब्याज उधार लेना पड़ता है। अगर उनको ज़्यादा ब्याज है तो वो अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखेंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लोगों की बैंकिंग आदतें, यानी कि जमा पर कितना ब्याज है, ये CD है। अगर लोग ज़्यादा मात्रा में कैश रखते हैं तो मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, 4 पॉइंट ही हैं ज़्यादा बेसिकली। एक तो मॉनेटरी बेस है, मॉनेटरी बेस ज़्यादा होने पर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। रिजर्व RR, ED और CD ज़्यादा होने पर मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। तो लोग किस किस बात पे डिपेंड करता है, लोगों के पास जमा कितना है, आय कितनी है, बैंकिंग क्षेत्र की सफल होने की कितनी संभावना है, क्योंकि ज़्यादा सफलता के होने पर लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे, कैश ज़्यादा यूज़ करेंगे। और गैर कानूनी क्रियाएँ, क्योंकि सारी गैर कानूनी क्रियाएँ बैंक में तो कम से कम नहीं हो पाती हैं। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हाई पावर मनी क्या होती है, हाई पावर मनी और आप मुद्रा गुणक क्या होता है। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मुद्रा गुणक हमें यह बताता है कि अगर रिजर्व बैंक अपना बेस बढ़ाती है, मनी की मात्रा को, मॉनेटरी बेस को अर्थव्यवस्था में इंक्रीज करती है, तो कितने गुना मनी की सप्लाई है अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। और ये जो है कितनी बढ़ेगी, ये 4 बातों पर डिपेंड करती है। एक H पर, दूसरा RR पर, तीसरा ED पर और चौथा CD पर। इन 4 बातों पर डिपेंड करती है बच्चों, ये भी आपको याद रखना ही चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।